अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद। बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज की हमारी सीरीज चल रही है और ये है लेक्चर नंबर 4। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे देयर इज़ और देयर आर का। बात चूँकि हो रही है बेसिक इंग्लिश की, इसलिए बुनियादी चीज़ें सीखना, समझना और उनकी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। देयर इज़ और देयर आर का इस्तेमाल बज़ाहिर तो आपको बहुत ही सादा सा दिखता होगा, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है जब आप एक्यूरेट इंग्लिश की बात करते हैं। इसलिए इसको समझकर इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। बात करते हैं इसके इस्तेमाल की। देयर इज़ और देयर आर आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आप ये बता रहे हों कि क्या मौजूद है और आपके पास क्या हो सकता है। देयर इज़ वाहिद इस्म के साथ इस्तेमाल किया जाता है और देयर आर प्लूरल नाउन्स के साथ आप इस्तेमाल करते हैं। आप जो कुछ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हों तो आप देयर इज़ और देयर आर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब आप माजी में बात कर रहे हो तो वहाँ पे आप देयर वाज और देयर वर का इस्तेमाल करते हैं। आप ये बताने के लिए कि आपके पास क्या हो सकता था या क्या मौजूद था, आप देयर वाज और देयर वर का इस्तेमाल करते हैं। देयर वाज को आप सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, जब देयर वर को आप कसरत इसमों यानी ज़्यादा नाउन्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। जो कुछ आप देख सकते थे, सुन सकते थे, उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी माजी में आप इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। आगे जब मैं आपको इनकी प्रैक्टिस करवाऊँगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस को, लेकिन उससे पहले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मुस्तकबिल में इस तरह की वीडियोस अगर मैं अपलोड करता हूं तो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहेगा। देयर इज़ का इस्तेमाल उर्दू में इसका मतलब होता है वहाँ है, यानी आप किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, दूर की चीज़ों को आप बयान करते हैं तो आप देयर इज़ इस्तेमाल करते हैं अगर वो एक हो। देयर इज़ को आप कंट्रैक्शन में भी कह सकते हैं देयर इज़, ये इसका फार्मूला होता है। यहाँ मैं एक आध पिक्चर भी डिस्प्ले कर देता हूँ ताकि आपको रियल के सिनेरियो का पता चले, इससे स्ट्रक्चर जहन में रह जाता है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं बिस्तर के नीचे मेंढक है और आपको नज़र आ रहा है, आप इसे बनाएंगे देयर इज़ अ फ्रॉग अंडर द बेड। फ्रॉग आपका हुआ नाउन, प्रपोजिशन आपने अंडर इस्तेमाल किया जिसका मतलब होता है कि नीचे, और आपका नाउन हुआ द बेड। चूँकि वो ख़ास बेड के नीचे इसलिए आपने उसके साथ दा लगा दिया जो कि आपका एक डेफिनेट आर्टिकल है। बाकी सेंटेंसेस इसी सीक्वेंस के तहत हैं। खाने के लिए पिज़्ज़ा है, देयर इज़ अ पिज़्ज़ा फॉर डिनर। हमारे बाग में एक दरख्त है, देयर इज़ अ ट्री इन आवर गार्डन। स्कूल के पास बाड़ है, there is a fence around the school। गाँव देहातों में आमतौर पर स्कूलों के अराउंड एक फेंस लगाई होती है for the protection and security। there is a fence around the school। तो देखिए, ये कुछ सेंटेंसेस थे। according to this structure आपको आराम से समझ में आ गए होंगे। let's go to the page number 4। यहाँ हम बात करेंगे there are की। there are को आप कंट्रैक्शन में भी लिख सकते हैं देयर आर। फार्मूला वही है जो हमने पीछे पढ़ा। अब आप सेंटेंस बनाइए। खेत में गायें हैं, ज़्यादा हैं। देयर आर काउज इन द फील्ड। देयर आर काउज इन द फील्ड। अगर आप कहते हैं कि खेत में एक गाय है तो उसका सेंटेंस कुछ इस तरह से बनता है, देयर इज़ अ काउ इन द फील्ड। तो देखिए, अब इस स्ट्रक्चर को आप इस्तेमाल करके बाकी सेंटेंसेस बनाइए। लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। यहाँ आपने क्वांटिफायर लगा दिया, अ लॉट ऑफ यानी बहुत ज़्यादा। आप क्वांटिफायर भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ों की क्वांटिटी बताने के लिए। हमारे स्कूल के गेट पर 2 गार्ड्स हैं, देयर आर 2 गार्ड्स एट आवर स्कूल गेट। देयर आर 2 गार्ड्स एट आवर स्कूल गेट। छत पर 2 कबूतर हैं, there are 2 pigeons on the roof। there are 2 pigeons on the roof। तो देखिए, ये सेंटेंसेस बनाने का तरीका होता है। आप इस स्ट्रक्चर को ज़हन में रख के बना सकते हैं। आप ग्रामर की मिस्टेक नहीं करेंगे, you will speak accurately। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे there was and there were।
आपको याद होगा हमने पीछे देखा था, इनको आप उन जगह पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ आप माजी के बारे में बात कर रहे हो। देयर वॉज का मतलब होता है वहाँ था, देयर वर वहाँ थे, यानी ज़्यादा लोग। स्ट्रक्चर वही होगा जो पीछे हमने पढ़ा। थोड़ी सी मैं सिचुएशन चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। क्लास में कोई नहीं था, फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं देयर वाज नो वन, यानी नाउन जो था नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो आपने नो वन लगा दिया इन द क्लास। देयर वाज नो वन इन द क्लास, क्लास में कोई नहीं था। देयर वाज अ बॉय इन द क्लास, क्लास में एक लड़का था। कोई हल नहीं था, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं अपनी इंग्लिश कन्वर्सेशन के दौरान कि इस मसले का कोई हल नहीं था। देयर वाज नो सॉल्यूशन, देयर वाज नो सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। दरख्त पर कुछ सेब थे, अब यहाँ ज़्यादा हैं। देयर वर सम एप्पल्स ऑन द ट्री, देयर वर सम एप्पल्स ऑन द ट्री। तो देखिए ये सेंटेंसेस थे इस स्ट्रक्चर के मुताबिक जो आपने सीख लिए। पेज नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐड करेंगे वर्ब को। आप वर्ब की ing फॉर्म इस्तेमाल करेंगे जब आप ये बता रहे हो कि कोई एक्शन आपके सामने हो रहा है, यानी कंटिन्यू है। पहले हम देयर इज का इस्तेमाल करते हैं। बेंच पर एक बिल्ली बैठी है, यानी आप किसी को अगर कहते हैं बेंच पर एक बिल्ली बैठी है तो इट मीन्स कि बिल्ली वहाँ बैठी हुई है, एक्शन कंटिन्यू है, दिख रहा है। तो आप कहेंगे देयर इज अ कैट सिटिंग ऑन द बेंच। वर्ब की आपने ing फॉर्म इस्तेमाल की, सिट सिटिंग। घर के ऊपर एक परिंदा उड़ रहा है, देयर इज अ बर्ड फ्लाइंग ओवर द हाउस। सेम यही स्ट्रक्चर है। खेत में एक भैंस चल रही है, देयर इज अ buffalo grazing in the field, देयर इज अ buffalo grazing in the field। बच्चा स्ट्रॉलर में खेल रहा है, there is a baby playing in the stroller, there is a baby playing in the stroller। तो ये था आपका डिफरेंट स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे there is के हवाले से। आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए स्ट्रक्चर के साथ मैं आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जांपल यहाँ देता हूँ ताकि आप इसी तरह के और सेंटेंसेस को बना सकें और एटलीस्ट इनको आप याद रख सकें। या खाली नाउन ही आपने चेंज करने होते हैं, बाकी तो सब सेम होता है। जैसे यहाँ आप कुछ और लगा सकते हैं, कैट की जगह डॉग लगा दें यहाँ पे, तो यहाँ बेंच की जगह चेयर लगा दें या कुछ और चीज़ आप इस्तेमाल करें। आप इनको चेंज करके मज़ीद प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलें पेज नंबर 7 की तरफ देखिए। देयर आर का इस्तेमाल, पहले हम देयर इज़ का इस्तेमाल किया, अब देयर आर का इस्तेमाल करते हैं। देयर आर 2 men standing near the door, दरवाजे के करीब 2 आदमी खड़े हैं। देयर आर children playing in the street, गली में बच्चे खेल रहे हैं। अगर आप इशारा करके किसी को बताना चाहें गली में बच्चे खेल रहे हैं तो आप कहेंगे देयर आर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द स्ट्रीट। अब हम इस्तेमाल करते हैं क्वांटिफायर्स। इन सेंटेंसेस के अंदर मैंने क्वांटिफायर्स इस्तेमाल किए हैं। जब आपने क्वांटिटी बतानी हो तो भी आप इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे आप देयर आर या देयर इज के बाद क्वांटिटी इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं आसमान में कुछ बादल हैं, देयर आर सम क्लाउड्स इन द स्काई, देयर आर सम क्लाउड्स इन द स्काई। यहाँ सम का मतलब होता है कुछ। क्लास में कुछ लड़के हैं, देयर आर फ्यू बॉयज़ इन द क्लास, देयर आर फ्यू बॉयज़ इन द क्लास। फ्यू का मतलब भी कुछ होता है जो आप काउंटेबल चीज़ों के लिए, करीब की चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मसले को हल करने के बहुत सारे तरीके हैं। देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, देयर आर मैनी वेज। अब मैनी आपका क्या हुआ, क्वांटिफायर हुआ। वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हर एक के लिए काफ़ी चॉकलेट हैं। देयर आर इनफ चॉकलेट्स फॉर एवरीवन, देयर आर इनफ चॉकलेट्स फॉर एवरीवन। यहाँ इनफ का मतलब है काफ़ी, यानी इनफ चॉकलेट्स हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पीपल। जितने लोग यहाँ पे उतनी चॉकलेट्स मौजूद हैं उनको देने के लिए। जब आपने क्वांटिटेटिव बात करनी है, क्वांटिटी बतानी है, चीज़ों की डिस्कस करनी हो, तो वहाँ भी आप देयर इज़ और देयर आर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जब आप इन्हें माजी में कह रहे हो तो आप उसे रिप्लेस करेंगे देयर वॉज एंड देयर वर के साथ। पेज नंबर 9 पे देखिए, यहाँ हम पोजेसिव प्रोनाउन और कुछ और चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ये स्ट्रक्चर है, देयर इज़ अ वास्प नेस्ट इन द ट्री, दरख्त में बिड़ों का छत्ता है। बिड़ें शहद की मक्खियों की तरह होती हैं, येलो कलर की, आपने देखी होंगी, इंसेक्ट जो उड़ते हैं, वास्प उन्हें कहते हैं।
तो वेस्प्स नेस्ट, अब यहाँ मैंने एपोस्ट्रॉफी क्यों लगाया ये आपको पता है, मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था आपको। जहाँ नाउन प्लूरल हो और उनकी पोजीशन शो करनी हो, एस तो ऑलरेडी लगा होता है तो आप एपोस्ट्रॉफी खाली लगाते हैं। पिछले लेक्चर आपने देखा हो तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मेरी क्लास में एक लड़का है जिसे अली कहते हैं, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया सेंटेंस। देयर इज़ अ बॉय, ये स्ट्रक्चर आपने इस्तेमाल किया, कॉल्ड अली इन माई क्लास। अब कॉल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के आपने मज़ीद सेंटेंस को जोड़ दिया, यानी वो इस नाम से जाना जाता है सिंस बिफोर, पहले से, इसलिए आप कुछ इस तरह की सीक्वेंस बनाते हैं। देयर इज़ अ बॉय कॉल्ड अली इन माई क्लास, मेरी क्लास में एक लड़का है जिसे अली कहते हैं या जिसका नाम अली है। बारिश होने पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नथिंग टू डू व्हेन इट रेन्स। ये भी सेंटेंस के दो हिस्से हैं। देयर इज़ नथिंग टू डू ये आपने इस्तेमाल किया, व्हेन इट रेन्स, व्हेन आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन है जो कि आप पीछे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये समझ लें बेसिक इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा एडवांस फैक्टर है, लेकिन आधा बेसिक इंग्लिश के अंदर है, आपको इसका इस्तेमाल आना चाहिए। अब हम इस्तेमाल करते हैं नो। आमतौर पर देयर इज़ और देयर आर के बीच में हम नो का इजाफा ज़्यादा करते हैं जब हम चीज़ों का इनकार करते हैं। तो स्ट्रक्चर यही होता है, खाली नो बीच में लगा देते हैं आप, बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ टॉकिंग, देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ टॉकिंग। इसके बाद ऑफ के बाद यानी प्रपोजिशन के बाद आप नाउन भी लगा सकते हैं, वर्ब भी लगा सकते हैं, दोनों में डिफरेंट होता है। नाउन चीज़ों के नाम को कहते हैं, वर्ब जो वो चीज़ें एक्शन कर रही होती हैं उन्हें आप वर्ब कहते हैं। आपके मसले का कोई हल नहीं है, देयर इज़ नो सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। कवायद में कोई इस्तिस्ना नहीं है, यानी कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता है। देयर आर नो एक्सेप्शंस इन द रूल्स, देयर आर नो एक्सेप्शंस इन द रूल्स। तो देखें ये भी स्ट्रक्चर था जहाँ आप देयर इज़ और देयर आर को इस्तेमाल करते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इन्हें सवाल पूछने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं आप। जब आप सवाल पूछते हैं तो वहाँ भी इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं। वैसे सवालिया जुमले पीछे आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, मैं कई जगह आपको उनकी प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, आपको पता ही होगा। जब हम सवाल पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं उनको हम शुरू में लगा देते हैं, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं क्या कल अपॉइंटमेंट थी, वॉज देयर एन अपॉइंटमेंट यस्टरडे, वॉज देयर, वॉज देयर यानी देयर वॉज था तो आपने वॉज को शुरू में लगा दिया, वॉज देयर एन अपॉइंटमेंट यस्टरडे, आखिर में सवालिया निशान। ये भी आपको पता है इनकार करने का और इकरार करने का तरीका, नो कॉमा लगाएंगे, देयर वाज़न्ट, नहीं अपॉइंटमेंट नहीं थी। इसी तरह अगर आप उसे प्रेजेंट में कहना चाहें तो आप कहेंगे इज़ देयर एनी स्केड्यूल टुडे, क्या आज कोई शेड्यूल है या स्केड्यूल है, यस देयर इज़, हाँ है। ये भी आप पीछे प्रैक्टिस कर चुके हैं, आप इनको भी दोनों को मर्ज करके अपनी कन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिक इंग्लिश के अंदर। चलें ये भी देख लीजिए, आप वर्ड को भी देख लीजिए। वर देयर एनी वैकेंसीज लास्ट मंथ, क्या पिछले महीने को असामियाँ खाली थी, वर देयर यानी ज़्यादा की बात हो रही है, नो देयर वरंट, नहीं वैकेंसियाँ वहाँ नहीं थी। इज़ देयर एनी वैकेंसी फॉर द जॉब, क्या मुलाजमत के लिए कोई खाली जगह है, यस देयर इज़, हाँ है। यकीनन आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सा स्ट्रक्चर था। ये जो मैंने पढ़ाया इसी को आप एक दफ़ा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, इन्हीं को अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल कीजिए। खाली अपने नाउन ही चेंज करने हैं, बाकी और कुछ भी नहीं करना। ये सीक्वेंस जो आपके सामने आ रही है ये पिछले जितने लेक्चर्स हैं उन्हीं से आ रही है। हर एक नया लेक्चर पिछले लेक्चर को रिपीट करता है, यानी उसकी प्रैक्टिस आप उसके अंदर करते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे मैं उनकी आपको प्रैक्टिस कराता जाऊँगा, यानी उन फार्मूला या स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन आप देखेंगे इन इंग्लिश के लेक्चर्स के अंदर। विज़िट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल का, मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च बार में टाइप कीजिए चैनल फॉर क्वालिटी एजुकेशन, तो आपको ये हमारे चैनल पर ले जाएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो के बारे में। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।